Hello student, welcome in Sunrise online classes. Today topic is importance of marketing management. इससे पहले हमने फंक्शंस देखे थे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्या क्या फंक्शंस थे, उनको पूरे प्रोसेस के थ्रू हमने समझा था। अब उसी के बाद इस चैप्टर्स का लास्ट टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्या इम्पोर्टेंस है, इसके लिए हम 4 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे कि ये किन 4 लोगों के लिए इम्पोर्टेंस रखता है। सबसे पहले बिजनेसमैन, इफ़ेक्टिव मार्केटिंग करेंगे या जो भी हम मार्केटिंग करेंगे उससे बिजनेसमैन को के लिए क्या इम्पोर्टेंस रहेगी, कस्टमर के लिए क्या इम्पोर्टेंस रहेगी, सोसाइटी के लिए क्या इम्पोर्टेंस रहेगी और नेशन के लिए क्या इम्पोर्टेंस रहेगी। इट मीन्स आपको एक बार शॉर्ट में तो याद ही हो गया होगा कि इम्पोर्टेंस वो कितने भागों में डिवाइड किया हमने, 4 भाग में, क्योंकि मार्केट के अंदर ये 4 लोग अवेलेबल होते हैं, बिजनेसमैन, कस्टमर, सोसाइटी और नेशन। अब बात आती है कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इसके ऊपर। तो क्वेश्चंस के अंदर अगर हम देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो 16 नंबर का क्वेश्चन है वो बनने की प्रायोरिटी तो रहती ही है। अगर 16 नंबर का नहीं बनता है तो शॉर्ट में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिजनेसमैन के ऊपर मोस्ट ऑफ पूछा गया, कस्टमर के ऊपर भी पूछा गया। ये दोनों थोड़े कम आते हैं बट फिर भी आए हुए हैं, 2 नंबर के विशेष रूप पर आए हैं, बट 4 नंबर में इन दोनों का वेटेज रहता ही है। तो कुल मिला के हमें ये टॉपिक नहीं छोड़ना है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस फॉर बिजनेसमैन। एक इफ़ेक्टिव मार्केटिंग से बिजनेसमैन को क्या प्रॉफिट होता है, क्यों ज़रूरी है बिजनेसमैन के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर, टू मेंटेन इट्स एग्जिस्टेंस इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। ठीक है, इसके अंदर इफ़ेक्टिव मार्केटिंग के अंदर क्या है कि आज आप जानते ही हैं कि मार्केट जो है कट एंड ट्रॉट वाला मार्केट है। उसके अंदर आपकी एग्जिस्टेंस तभी बनी रहेगी जब आप कॉम्पिटिटिव मार्केट में टिके रहते हैं, कट एंड ट्रॉट को अपनाते। तो जितनी इफ़ेक्टिव मार्केटिंग होगी उतना ही आप एग्जिस्ट कर पाएंगे। आपको मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इफ़ेक्टिव रूप से कलेक्ट करनी है। ओके, नाउ तभी एक बिजनेसमैन के लिए मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट रहेगा। दूसरा, अब जब उसने ये चीज़ कर ली है तो उसके बाद उसके लिए दूसरी इम्पोर्टेंस क्या हो जाती है, इफ़ेक्टिव मार्केटिंग से वो उसके लिए इम्पोर्टेंट रह गई तो उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस दूसरे नंबर पर क्या हो जाती है, बेसिस ऑफ प्लानिंग। क्यों? क्योंकि अगर उसने इफ़ेक्टिव मार्केटिंग करी है तो वो प्लानिंग भी उतनी ही अच्छी कर सकेगा। वो कस्टमर के लाइक डिसलाइक्स उनको पता कर सकता है, उनकी नीड को पता कर सकता है, तो उस बेस पे वो प्लानिंग कर लेगा। ओके, नाउ फिर थर्ड आता है आपका इनहेंस सेल। इनहेंस सेल में क्या होगा कि जब अगर उसने पहले तो ये चीज़ थी कि उसने इफ़ेक्टिव मार्केटिंग करी, उसके थ्रू लाइक डिसलाइक पता कर लिए, तो ऑब्वियसली जब उसकी प्लानिंग परफेक्ट है तो उसकी सेल भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ये भी आपका कंटिन्यू लिंक है, अगर आप लिंक बनाकर याद करते हैं तो इजी गोइंग हो जाएगा, एक प्रोसेस की तरह चल रहा है हमारा। ओके, फिर प्लानिंग अच्छी हुई तो सेल भी अच्छी हुई। अब जब सेल अच्छी हो रही है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाता है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन। नॉर्मल सी बात है, अगर आपकी सेल इन्हेंस होती है, सेल अच्छी होती है, तो प्रोडक्शन भी आपको क्या करना होगा, लार्ज स्केल पर कर रहा है। ये किस कारण हो रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मार्केटिंग। ओके, इफ़ेक्टिव मार्केटिंग। अगर आपके मार्केटिंग इफ़ेक्टिव है तो ये सारे प्रोसेस आपके कंटिन्यू चलते चले जाएंगे। फिर बात आती है नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एट मिनिमम कॉस्ट। यहाँ पर आपने सेल इंक्रीज़ हुई, सेल इंक्रीज़ हो गई तो प्रोडक्शन भी आपका बढ़ा, और नॉर्मल सी बात है अगर आपका प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमाइज़ हो जाएगी। ठीक है, इस बात को कंटिन्यू लिंक ही करना है। अगर कॉस्ट मिनिमाइज़ हो गई तो इंक्रीज़ इन प्रॉफिट। ये तो चीज़ आप अकाउंट्स में बहुत अच्छे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि सेल बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है तो कॉस्ट मिनिमाइज हो जाएगी और साथ में इंक्रीज़ इन प्रॉफिट भी होंगे। फिर आता है इफ़ेक्टिव चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात रखनी है कि जो भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं उस मार्केटिंग के अंदर आपको इफ़ेक्टिव चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखना है। इट मीन्स यहाँ पर इस चीज़ का मतलब क्या है, यहाँ पर इस चीज़ का मतलब है राइट गुड इन राइट क्वांटिटी ऑफ राइट क्वालिटी एट राइट प्लेस एंड इन राइट
टाइम। मैं इसको लिखकर बता देती हूँ आपको क्या क्या चीज़ हुई डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, शॉर्ट में लिखकर बता देती हूँ आपको। सबसे पहले मैंने बोला था आपको राइट गुड, ओके। फिर था आपका राइट क्वांटिटी, ओके, राइट क्वालिटी, राइट प्लेस, राइट टाइम। इट मीन्स यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का मीनिंग क्या हुआ है आपका, या मीनिंग ये हो रहा है कि आपको सही माल सही क्वांटिटी में सही क्वालिटी में राइट प्लेस पर और राइट समय पर आपको पहुंचाना है। यही आपका इफ़ेक्टिव चैनल अगर आपने ये यूज़ किया है तो आपके लिए बिज़नेस के लिए काफ़ी बेनिफिट्स रहेंगे। और ये कब होगा, जब आपकी मार्केटिंग इफ़ेक्टिव है, ओके। नाउ नेक्स्ट आता है आपका क्रिएशन ऑफ गुडविल। ये भी नॉर्मल सी बात है, अगर आपकी सेल बढ़ी है, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो रहा है, तो जैसे तो जब सेल क्या हो रही है, लार्ज हो रही है, तो कस्टमर एक दूसरे से आपके प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी सेल होगी, तो ऑटोमेटिक आपकी गुडविल भी इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर आता है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। ये भी आपकी गुडविल से ही जुड़ा है और सेल से जुड़ा है। पहले हम क्या कर रहे थे, केवल सर्वाइव कर रहे थे, बट हमारी सेल में इंक्रीज़ हुई, गुडविल बढ़ी, तो अब हमारी कंपनी का ग्रोथ भी होगा और एक्सपांशन भी होगा। इट मीन्स हेड ऑफिस के अलावा हमारे सब ऑफिस, ब्रांच ऑफिस अलग अलग जगह खुलने लगेंगे। और ये किसके कारण हो रहा है, इफेक्टिव मार्केटिंग के कारण। इसलिए हमारे एक बिजनेसमैन के अंदर मार्केटिंग की इतनी इम्पोर्टेंस दी जाती है, उसको एक मेन पार्ट माना जाता है। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो आप जानते ही हैं कि मार्केटिंग जो है वो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर ही टिकी हुई है, क्योंकि वो सबसे पहले सोशल वर्क में क्या काम करता है, कस्टमर की नीड्स को पता करता है, उसकी लाइक डिसलाइक को पता करता है, उसको सेटिस्फाइड करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। देन लास्ट पॉइंट है आपका सक्सेस इन इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस। इसके अंदर क्या होगा कि अगर आपने फॉरेन मार्केट से इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर ली, एनालिसिस कर लिया, वहाँ की कस्टमर की नीड को पता करा और उसके बेस पर आपने प्रोडक्ट क्रिएट करा है और फिर आपने वहाँ माल सेल किया है, तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी सक्सेस मिल सकती है, ओके। अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अब है आपका इम्पोर्टेंस फॉर कस्टमर, ओके। मार्केटिंग का कस्टमर के लिए क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, क्या बेनिफिट्स हैं उसके लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी गुड्स एट लोएस्ट प्राइस, ठीक है ना। कस्टमर को गुड क्वालिटी मिल जाती है एट द लोएस्ट प्राइस पर। क्यों, क्योंकि कस्टमर को क्या होता है, इफ़ेक्टिव मार्केटिंग के थ्रू सभी बिजनेसमैन प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे कि वो उसको क्वालिटी भी गुड मिल जाती है और सभी मार्केटर क्या करेंगे, लोएस्ट प्राइस पर बेचने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी ज़्यादा सेलिंग हो, ओके। सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड, ये तो आप शुरू से डेफिनेशन से ही पढ़ते आ रहे हैं। कस्टमर मार्केटिंग का मेन जो मोटो है वो यही है कि कस्टमर की नीड को सेटिस्फाइड करना। नेक्स्ट है आपका इन्हेंस नॉलेज। इन्हेंस, कस्टमर का नॉलेज इन्हेंस कैसे हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर उसको मार्केट की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। जैसे कि एक ही प्रोडक्ट के हैं, कोई एक प्रोडक्ट जस्ट मोबाइल ले लें, तो मोबाइल के बारे में आज उसको मार्केटिंग के थ्रू ये पता चलता है कि नहीं, ओप्पो का मोबाइल भी है, वीवो का मोबाइल है, सैमसंग का है, नोकिया का है, जबकि पहले वो इतनी सारी कंपनियों के बारे में नहीं जानता था और आज वो उनके नॉलेज को उसे मिला है कि नहीं, इतनी इतनी कंपनियां मार्केट में अवेलेबल है। साथ में ही उनके बहुत सारे टर्मिनोलॉजी हैं, उनकी नॉलेज में भी उसकी वृद्धि हुई है कि पहले ये टर्म उसने सुनी भी नहीं थी। जस्ट लाइक डेटा की बात करें, रैम की बात करें, ये सारी चीज़ें अभी अब उसकी धीरे धीरे उसकी नॉलेज में बढ़ती जा रही हैं। ये सब किसके कारण हुआ है, इफ़ेक्टिव मार्केटिंग के थ्रू। नेक्स्ट है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ, क्योंकि उसको हर एक प्रोडक्ट के बारे में, हर एक कंपनी अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, तो वो
हर एक प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर सकता है, चाहे तो कलर के बेस पे करे, चाहे शेप के बेस पे करे, चाहे एरियाज़ के बेस पे करे, चाहे प्राइस के बेस में, उन सारी चीज़ों का कंपैरिजन करके अपने लिए जो सही चीज़ है तो उसका वो बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकता है अपनी वेल्थ का, कि नहीं मेरे लिए यह नीड है और इस नीड के अंदर मैं इतना पैसा इन्वेस्ट करूँगा तो मेरे लिए उस चीज़ की पूर्ति हो जाएगी। नेक्स्ट है इन्हेंस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इफ़ेक्टिव मार्केटिंग ने आज के टाइम में स्टैंडर्ड लिविंग को बहुत ज़्यादा अपडेट किया है। यूँ भी कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव मार्केटिंग ने आज कस्टमर की जो नीड नहीं थी उसको भी खड़ा कर दिया है। एक नॉर्मल सी बात कहें कि पहले सिर्फ बालों को धोने के लिए एक शैम्पू की ही रिक्वायरमेंट हो गई थी, बट आज एक कंडीशनर भी नीड बन गया है। ये किसके कारण हुआ है? इफ़ेक्टिव मार्केटिंग के थ्रू लोगों को नीड बताई गई है कि नहीं आपके बालों के लिए ये ज़रूरी है, तो उनके स्टैंडर्ड में भी वृद्धि हुई है कि जहाँ ये चीज़ पहले कॉस्टली मिलती थी अब उनके खुद की प्राइस पर मिल जाती है, मतलब लोएस्ट प्राइस पर उन्हें अवेलेबल है। फिर है आफ्टर सेल सर्विस। कस्टमर को ये एक बहुत बड़ा अच्छा बेनिफिट मिला है, क्योंकि मार्केटिंग क्या करती है, आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे कि आपने कोई बाइक खरीदी या कोई भी व्हीकल खरीदा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदा है, तो उसके अंदर कंपनी उनको क्या करती है, 3 साल की गारंटी दे देती है, 3 साल की सर्विसेज फ्री देती है, जस्ट लाइक कुछ ना कुछ ऑफर वो दे ही रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है, कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहा है और कस्टमर के लिए बेनिफिट की ही बात है। ओके, फिर है मार्केट इन्फॉर्मेशन। ये इसी से ही लिंक है, एनहेंस नॉलेज और मार्केट इन्फॉर्मेशन। अभी जस्ट हमने एक एग्जांपल लिया था कि मार्केट में क्या हो रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन कस्टमर को रहती है। जैसे कि अगर हम नॉर्मल सी बात कहें कि सैमसंग और ओप्पो, तो नॉर्मल से आज कस्टमर को पूछा जाए तो दोनों में क्या डिफरेंस है, तो वो यही कहेगा कि ओप्पो में कैमरे का पिक्सल अच्छा है। अब पिक्सल टर्म उसको ये इन्फॉर्मेशन पहले तो पता ही नहीं थी, बट ये मार्केट इन्फॉर्मेशन से उसको पता चली। सैमसंग की बात करें तो नहीं, बैटरी अच्छी है, हैंग नहीं होता है, तो ये इन्फॉर्मेशन उसको पहले नहीं पता थी, बट अब उसको मार्केटिंग के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन पता चलने लगी है और वो कंपेयर करने लगा है। फिर टाइमली अवेबिलिटी ऑफ गुड। टाइमली अवेबिलिटी ऑफ गुड्स किससे लिंक है, जो अभी हमने बिजनेसमैन के अंदर पढ़ा था ना, इफेक्टिव चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, राइट गुड, राइट क्वांटिटी, राइट क्वालिटी, राइट प्लेस, राइट टाइम, ये सारी उसी चीज़ से रिलेटेड है। उनको गुड्स भी राइट प्लेस पर मिल जाता है और टाइमली अवेलेबल होता है। फिर आती है अवेबिलिटी ऑफ गुड्स एट नियरेस्ट पॉइंट्स। आज इफ़ेक्टिव मार्केटिंग से ये पता चल जाता है कि कौन से कस्टमर हमारे कहाँ बैठे हैं, तो हम उनके नियरेस्ट प्लेस पर प्लेस पर गुड पहुँचाते हैं। तो कस्टमर को इसका बेनिफिट है कि उन्हें कहीं ज़्यादा दूर नहीं जाना होता है। और अब तो और इसका एडवांस सिस्टम स्टार्ट हो गया है ऑनलाइन, ठीक है ना। कस्टमर को कुछ भी चीज़ रिक्वायरमेंट है तो कंपनियाँ ऑनलाइन उनको डिलीवरी दे देती है प्रोडक्ट की, तो वो एक तरीके से नियरेस्ट ही हैं। फिर है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ये वाला पॉइंट हमने पहले भी पढ़ा था, वही बात आ जाती है वापस कि ये मेन मोटो है किसका, इफ़ेक्टिव मार्केटिंग का। तो कस्टमर की नीड से ही बनाया प्रोडक्ट है तो कंज्यूमर हमारा सेटिस्फाइड रहता है। कन्वीनियंस एंड कंफर्ट। यहाँ पर इफ़ेक्टिव मार्केटिंग का मेन यही बात होती है कि कंज्यूमर जो है वो कन्वीनियंट रहे हमारे लिए, तो उनको ऐसे सोर्सेज देगा, ऐसी लग्जरीज देगा जिनका उनको कन्वीनियंस वो महसूस करें, वो कंफर्ट रहें उस प्रोडक्ट के साथ में। नॉर्मल सी बात कहें कि आज पहले कीपैड चलता था और अब एंड्रॉयड चलता है, पर बड़े लोगों के अंदर अगर बात कहें तो ये चीज़ें कि जहाँ पहले वो कीपैड यूज़ करते थे, बट अब उन बड़े लोगों को भी एंड्रॉयड ही समझ में आता है, क्योंकि खाली टच स्क्रीन से ही उनका काम हो जाता है, तो वो कन्वीनियंट हो गया। पहले उनको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत आती थी, नंबर डायल करने में दिक्कत आती थी, बट एंड्रॉयड ने उस चीज़ की समस्याओं का भी हल ढूंढ निकाला है, तो वो चीज़ें उनके लिए क्या हो गई हैं, कन्वीनियंट हो गई हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है इम्पोर्टेंस फॉर सोसाइटी। यहाँ पर पॉइंट्स आपके मिलते जुलते मिलेंगे, ओके, चाहे तो कस्टमर से भी मिल जाएंगे और एक आध पॉइंट आपका बिजनेसमैन से भी मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट है आपका अवेबिलिटी ऑफ गुड एट रिजनेबल प्राइस। ये अभी हमने कंज्यूमर वाले में पढ़ा था कि गुड उनको रिजनेबल प्राइस पर अवेलेबल होता है। एक बिजनेसमैन कस्टमर को अगर रिजनेबल प्राइस दे रहा है तो वो ओवरऑल किसको मिल रहा है, सोसाइटी को ही मिल रहा है। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर एक नॉर्मल चीज़ है कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ कैसे होगा। इफ़ेक्टिव मार्केटिंग किसके थ्रू की जा सकती है, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजमेंट, ओके,
अलग अलग तरह के जो हम इसके लिए सेल्स प्रमोशन की टेक्निक कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। एडवर्टाइजमेंट कंपनी, तो एडवर्टाइजमेंट ऑफिस में भी जाना होगा। एडवर्टाइजमेंट में जो हीरो हीरोइंस प्ले कर रहे हैं तो उनको भी लाना होगा। और उसके पीछे जो एडवर्टाइजमेंट बना रहा है, उसके पीछे जो कैमरामैन लग रहा है, उसके जो भी अरेंजमेंट में जितने भी लोग रंगे, तो कुल मिला के कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। सेल्स प्रमोशन टेक्निक कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, वहाँ पर भी हमें बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट रहती है। पब्लिसिटी में भी एक जन की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। कोई हमारा ऐड क्रिएट करेगा, उसको कहीं छपवाएंगे, कोई इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इट मीन्स ओवरऑल देखा जाए तो हमारी एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीजिंग होता है। फिर आता है हमारा फ्रीडम फ्रॉम मेल प्रैक्टिस। इसमें क्या होगा, मेल प्रैक्टिस से हमें फ्रीडम कैसे मिलेगी, क्योंकि आज के टाइम में इफेक्टिव मार्केटिंग से क्या होता है, हर एक बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन मार्केट पे दे देता है, तो वो प्राइस भी सही होती है, वेट भी सही होता है, तो कोई मिस अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं रह जाती। जबकि पहले के समय में क्या होता था, प्रॉफिटिंग बहुत होती थी, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आते थे, ब्लैक मार्केटिंग होती थी, अंडर वेटिंग होती थी। बट अब इन सारी चीज़ों में की होने के चांसेस बहुत रेयर केसेस हो गए हैं और कस्टमर भी बहुत अवेयर है, तो ये सारी चीज़ें अब नहीं हो पाती हैं। क्रिएशन ऑफ सोशल वैल्यू, यहाँ पर वही चीज़ वापस दोबारा रिपीट हो रही है जहाँ हमने बिजनेसमैन के अंदर पढ़ा था, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वही चीज़ यहाँ पर भी क्रिएट हो रही हैं। वहाँ पर बिजनेसमैन कस्टमर के लिए कर रहा है तो कस्टमर के लिए हो रहा है, तो ऑटोमेटिक वो सोसाइटी के लिए भी हो रहा है। तो सेम पॉइंट है हमारा। ओके, नाउ अब लास्ट हमारा है इम्पोर्टेंस फॉर नेशन के लिए मार्केटिंग क्या इम्पोर्टेंस रखता है। सबसे पहला पॉइंट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। यहाँ पर देखिए कि मार्केटिंग क्या करता है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करता है, कस्टमर की नीड की करेगा। ओके, फिर उसके बाद उसके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन में क्या होगी, रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेंगे, इक्विपमेंट कहाँ से आएंगे, टूल्स कहाँ से आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसके अंदर वो बेस्ट चीज़ों का यूज़ करने की कोशिश करेगा, तभी तो प्राइस लो कॉस्ट होगी। तो इस मीन्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम इकोनॉमिक रिसेशन। इसके अंदर देखा जाए तो ये क्या करती है, मार्केटिंग क्या करती है, बैलेंस करती है किसके बीच, डिमांड एंड सप्लाई के बीच में, जिससे कि इकोनॉमिक रेसिशन नहीं होता है। ओके, फिर आता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम। इसके अंदर जैसे हमने बात करी थी कि मार्केटिंग से बिजनेसमैन की सेल में वृद्धि होगी, सेल अच्छी होगी तो प्रॉफिट भी होगा, तो ओवरऑल और साथ में एक्सपोर्ट का काम भी होगा, तो उससे ऑब्वियसली किसकी इनकम होगी, नेशनल की इनकम भी इंक्रीज होगी। फिर है एक्सपोर्ट प्रमोशन। बिजनेस के अंदर वो सक्सेस पा लेता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो एक्सपोर्ट प्रमोशन भी अच्छा ही होगा। जैसे नॉर्मली देखा जाए तो इंपोर्ट को नेगेटिव माना जाता है, जबकि एक्सपोर्ट को पॉजिटिव माना जाता है, क्योंकि एक्सपोर्ट से फॉरेन मनी हमें अर्न होगी। तो ऑब्वियसली जब बिजनेस अच्छा होगा, इफेक्टिव मार्केटिंग कर लेंगे हम, फॉरेन में अच्छी लोगों की नीड पता कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट करेंगे, और लोगों को अगर यदि माल पसंद आया और ज़्यादा से ज़्यादा हमने एक्सपोर्ट करा, तो एक्सपोर्ट का प्रमोशन ही होगा, हमारे जो नेशनल की इनकम है वो और अच्छी अर्न हो जाएगी। फिर बात आती है गवर्नमेंट के लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में अगर देखा जाए तो कौन कौन लोग टकरा रहे हैं। गवर्नमेंट के अंदर बिजनेसमैन को प्रॉफिट अच्छा हो रहा है तो वो यहाँ टैक्स देगा, जो भी व्यक्ति हैं जो इस माल को बेच रहे हैं तो सेल टैक्स भी पे होगा, जो खरीद रहे हैं वहाँ पर भी टैक्स पे हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है माल का तो वहाँ पर भी ट्रांसपोर्टेशन पर टैक्स लग रहे हैं। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से गवर्नमेंट को अर्निंग की संभावनाएं अलग अलग टैक्स के रूप में मिल रही हैं। फिर आती है रिड्यूस पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। वो हमने वहाँ पर भी पढ़ लिया था इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट के अंदर, कि जितनी इफेक्टिव मार्केटिंग करेंगे तो उतने ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगे और साथ में पॉवर्टी भी कम होती चली जाएगी। नाउ ये अब हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। ओके।